नमस्कार दोस्तों, इससे पहले जो हमने अपनी वीडियो बनाए थे उसमें हमने स्पर्श व्यंजन, अग्र ध्वनियाँ, पश्च ध्वनियाँ तथा पंचमाक्षर के विषय में जानकारी प्राप्त करी थी। अब हम अपने आघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी गले में कंपन वाइब्रेशन फील ना हो, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण एवं उस व्यंजन के श जो वर्ण होते हैं वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार अघोष व्यंजनों की जो संख्या है वो 13 मानी गई है। अघोष व्यंजन वर्ण, इनके विषय में देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग में आपका क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ तथा प वर्ग में प फ आपके अघोष व्यंजन हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म ऊष्म व्यंजन में आपका 4 वर्ण होते हैं। उसमें ह को उठा के स, श और स, ये आपके अघोष व्यंजन में आते हैं। अब बात करते हैं सघोष या फिर घोष व्यंजन के विषय में। तो बात करते हैं अपने घोष या सघोष व्यंजन के बारे में। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन फील होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन तथा सभी स्वर एवं अंतस्थ व्यंजन आपके सघोष वर्णों में आते हैं और इनकी टोटल संख्या 29 होती है। सभी स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये आपके सघोष व्यंजन में आते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका सघोष व्यंजन में आता है। जैसे क वर्ग में ग, घ, ण, च वर्ग में ज, झ, य, टा वर्ग में ड़, ढ, ण, ता वर्ग में द, ध, न, पा वर्ग में ब, भ, म। ये सब आपके सघोष व्यंजन में आते हैं। अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो पहले ये देखते हैं कि प्राणत्व होता क्या है। यहाँ प्राण का तात्पर्य उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली जो वायु होती है उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। इन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है। पहला होता है अल्प प्राण, यानी अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जिसमें आपकी वायु कम निकले, और महाप्राण होता है ज़्यादा वायु, जिसमें जिस भी वर्ण को उच्चारण करने में आपके मुख से ज़्यादा वायु निकले। बात करते हैं अल्प प्राण की, तो मुख से जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के उदाहरण होते हैं। जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा अक्षर क, ग, ण, च वर्ग में च, ज, य, टा वर्ग में ट, ड, ण, ता वर्ग में त, ध, न और पा वर्ग में प, भ, म तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये आपके अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन वर्ण के विषय में। तो जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में मुख से अधिक हवा या वायु निकले तथा हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, हकार, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन वर्ण के उदाहरण होते हैं। अब जैसे क वर्ग में दूसरे और चौथे व्यंजन वर्ण की बात करी गई है, तो दूसरा होता है ख और चौथा होता है घ। और आप उच्चारित करेंगे तो ये आपको स्वतः ही मालूम होगा, पता चलेगा जब उच्चारण के समय में कि घ, घ कंठ से हकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। च वर्ग, इसमें छ, झ,
टा वर्ग में ढ ड़, ता वर्ग में थ ध, पा वर्ग में फ भ, तथा आपके ऊष्मी व्यंजन श श श श स श स ह, ये सब आपके महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं, एक आपको बता दूं मैं, आप सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। जितने भी आपके स्वर वर्ण होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये सब आपके अल्पप्राण और सघोष होते हैं। अब बात करते हैं आगत व्यंजन, इन्हें बोलते हैं या फिर इन्हें ग्रहित व्यंजन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन के विषय में। वे शब्द जो फारसी या अरबी भाषा से आए हैं और जो लिमिटेड हैं, क ख ग च और फ, इनके नीचे आप ये चीज़ गौर कर रहे होंगे कि का के नीचे एक बिंदी लगी है, खा के नीचे भी, और गा और जा और फा के नीचे भी। तो ये सब आपके आगत व्यंजन हैं और ये फिक्स होते हैं और अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। अब बात करते हैं आगत स्वर के विषय में। हमने अपने पिछले वीडियो में जब स्वर को पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं उनके ऊपर जो ये मात्रा है ओ, ये सारे आपके आगत स्वर हैं। अब बात करते हैं आगत ध्वनियों की। अब बात करते हैं आगत ध्वनियों की। तो आगत ध्वनियाँ जो आपके आगत व्यंजन तथा आगत स्वर से मिलकर 6 ध्वनियाँ बनती हैं। आपके 5 आगत व्यंजन हैं और 1 आगत स्वर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी आगत ध्वनियों को बनाया गया है, इसलिए इनकी संख्या केवल 6 है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके हैं य, र, ल, व, और एक बात और, अर्ध स्वर में आपके य और व वर्ण आते हैं। अब आता है हमारा लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का मतलब होता है लटका हुआ, जो लटका हुआ हो, और प्रकंपित का मतलब होता है आपका वाइब्रेशन सहित। तो रा इकलौता आपका ऐसा व्यंजन है जो लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। इसे ये अगर देखा जाए तो इसका जो नीचे वाला ये हिस्सा है ये लटका हुआ है अपनी इस स्थिति से, तथा प्रकंपित यानी इसे बोलने में रा तो आपको वाइब्रेशन हो रहा है बोलते में। अब बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। अब आते हैं हमारे पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को तो छुए लेकिन बगल से हवा निकल जाए यानी वायु निकल जाए, वो हमारे पार्श्विक व्यंजन होता है। और ये एकमात्र ला है। आप बोलकर देखिए जीभ हमारी तालु को छुएगी लेकिन दोनों बगलों से हवा निकल जाएगी, ला। अब आता है हमारा उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ऐसा व्यंजन जिसे अचानक जीभ के द्वारा जोर से उछाल मारकर फेंका जाता है। ये होते हैं आपके ड़ और ढ। ड ढक्कन, इसे उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जिसमें आधा वर्ण और पूरा वर्ण होता है वो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आपका दिल्ली, इसमें आधा वर्ण ये है और पूरा वर्ण ये है, यानी कि दा तो पूरा है ही लेकिन इसमें ला और ला आधा और पूरा दोनों मिलकर एक द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। बच्चा, पत्ता, मिट्टी। एक बात और आपको बताना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं व्यक्ति की, व्यक्ति, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन नहीं होगा क्योंकि वह आधा है जो आपके आगे वाले वर्ण में आ रहा है और पूरा वर्ण पीछे है, फिर भी इसमें जो आपका का है आधा ही आ रहा है। इस वजह से ये आपका द्वित्व व्यंजन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारे 2 व्यंजन रह गए हैं, दंतव्य व्यंजन या वत्स्य व्यंजन। दांत और मसूड़े की आपस में जहाँ मिलते हैं उन्हें दंत या वत्स्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे स, र, ल।
और अब बचता है आपका काकल्य या स्वर यंत्रमुखी वर्ण, जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठद्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, उन्हें काकल्य वर्ण कहा जाता है। आप सभी से निवेदन रहेगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप इस सारे वीडियोस को आगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।